तो आज हम डिस्कस करते हैं जी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यह है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 1 आगे ब्रैकेट में M ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें ऐसे डिफाइन किया है जी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग्स, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसी सारी प्रोसीडिंग्स शामिल हैं इन द कोर्स ऑफ विच, जिसके दौरान एविडेंस, गवाहियाँ, सबूत इज और मे भी लिया जा सकता है या लिया जाता है, लीगली टेकन, कानून के अंतर्गत। तो एविडेंस जो लिखा जाए, जहाँ लिखा जा सकता है, जहाँ लिखा जाता है, वो कानूनन हो, ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं, इधर उधर नहीं, फरलों में नहीं, ऑन ओथ। ये आप आम ही देखते हैं कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। कुरान पर रखिए, गुरु ग्रंथ साहब पर रखिए। हमारे यहाँ देसी बंदे बोलते हैं मैं धर्म नाल बयान करता हूँ कि मैं सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ न बोलूँगा। तो हम सब ये समझते हैं कि ये कुछ हमें ना धार्मिक तौर पर इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता की कसम, कुरान की कसम। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब की कसम नहीं है। वो तो एक जरिया है जिसके आगे वो कसम खिलाते हैं कि तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। इस कसम का मतलब है कि अगर तुम ये कसम खाने के बाद भी झूठ बोलो, झूठी गवाही दो, कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पेश करो, तो तुम्हें क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करके सजा दी जा सके। मैं रिपीट करता हूँ, इस ओथ का पर्पस ये है कि अगर मैं ओथ लेकर भी झूठ बोलता हूँ तो मुझे झूठ बोलने के लिए प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और ठोक कर सज़ा भी दी जा सकती है, और सज़ा बहुत है। वो अलग बात है कि हमारे 99% लोगों को ये पता ही नहीं कि झूठ बोलने की या झूठी गवाही देने की सज़ा भी होती है। मैं एक इंस्टांस पहले, पता नहीं मैंने सुनाया कि नहीं, सुनाता हूँ। एक बंदे ने गवाही दे दी कोर्ट में कि मैं जी इस ज़मीन का मालिक हूँ। वो गवाही दी उसने अप्रैल मान लो 24 में, लेकिन उस दिन वो उस ज़मीन पर किराएदार था, मालिक नहीं था। ये कैसे पता चला? उसने 1-2 महीने बाद एक सेल डीड एग्जीक्यूट कराई, डरा डरू के, पुलिस का प्रेशर डाल के जो मालिक मकान था उससे सेल डीड लिखवा ली अपने फेवर में। अब कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है बड़ों बड़ों से। सेल डीड में उसने ये लिख दिया कि आज तक, यानी अब अप्रैल चल रहा है, मान लो मई जून में जाकर सेल डीड लिख रहा है कि आज 16 जून तक मैं इस मकान में किराएदार था, लेकिन अब मैंने इसकी पूरी कीमत इसको अदा कर दी है मालिक मकान को, अब मैं इसका मालिक बन गया हूँ आज इस सेल डीड के रजिस्टर हो जाने के बाद। तो उसने 195 CRPC जो पहले थी उसमें एप्लीकेशन दे दी। किराएदार को कोई अच्छा सयाना बंदा मिल गया कि जी इसको प्रोसिक्यूट करो, ये तो झूठ बोल रहा है। और जब 195 में जज ने, जो ऑफेंस जज के कोर्ट के अंदर या जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान हुए होते हैं ना, उसमें जज ने कंप्लेंट करनी होती है। पहले जज हेजिटेट करते थे, अब अलाउ कर दिया जजेस को कि वो कंप्लेंट चलाने के लिए किसी और की ड्यूटी लगा देते हैं, वो रीडर की या स्टेनो की। तो जज ने कंप्लेंट कर दी। उस कंप्लेंट में पीपी जो सरकारी वकील है, जब ऐसी जज की कंप्लेंट जाती है वो स्टेट केस की तरह चलती है, जैसे पुलिस रिपोर्ट पर केस चलता है सरकारी की। तो सरकारी वकील ने 2 डॉक्यूमेंट टेंडर किए जी। कहते ये रही इसकी सील डीड, ठीक है जी, ये रहा इसका कोर्ट का बयान, उसको सजा हुई।
पूरी सजा फुलेस्ट, कोई बचाव ही नहीं था। बहुत भागा, ऊपर जा, इधर जा, उधर जा, छोटी छोटी अर्जियां देते हैं ना, फिर हायर कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वो बचा नहीं। सो ये है उस ओथ का पर्पस कि अगर आपने झूठ बोला, झूठी गवाही दी, पर जूरी कमिट की, तो आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट भी किया जा सकेगा और सज़ा भी दी जा सकेगी। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको बोले कोई, या इंटरव्यू में बैठे हैं आप, जुडिशियल प्रोसीडिंग, और बताओ क्या होती है, क्या बताओगे इससे ज़्यादा? जी उसमें एविडेंस तो होता ही होता है, और बाकी जो भी कोर्ट में होता है इंक्लूडिंग एविडेंस, वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही होती हैं। कोर्ट में जो भी होता है, चाहे हम गवाहियाँ लिखते हैं, चाहे हम बहस सुनते हैं, चाहे हम चार्ज फ्रेम करते हैं, चाहे हम पहले 313 की स्टेटमेंट होती थी, अब 278 BNSS हो गई है, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, ये सारा का सारा जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कहलाता है। तो अगर आपने बहुत डिटेल में जाना हो ना, ये है मेजर एक्ट क्रिमिनल मैनुअल, इसमें BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इंडेक्स उठा लो आप, चैप्टरों से शुरू हो जाओ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ जी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अब गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, FIR लिखना पुलिस का काम है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, सिंपल। फिर उसके आगे जी, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कोर्ट में किसी बंदे की हाजिरी इंश्योर करने के क्या क्या तरीके हैं? कोर्ट एक सम्मन जारी कर सकता है, वारंट भेज सकता है, उसकी प्रोक्लेमेशन, उसको इश्तिहारी मुलजम करार दे सकता है, और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कुर्क कर सकता है। ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं, इस बंदे को इतला भेजो जी, सम्मन भेजो, नहीं आया, जब सम्मन नहीं लिए, फिर वारंट भेजो, फिर भी नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, फिर भी नहीं आया, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो, फिर भी नहीं आता, तो फिर जब भी वो आएगा 2-3 क्रिमिनल केस उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, और बचने का कोई चांस कोई वकील बता नहीं पाएगा। आगे चलो जी, इंडेक्स में ये है जी मेंटेनेंस। पहले 125 सेक्शन हुआ करती थी ये CRPC में, अब शायद ये 133 हो गई है, 144 हो गई है। इसमें इंक्वायरी करता है कोर्ट, एविडेंस आने से पहले इंटरम मेंटेनेंस देने के लिए भी दौरान मुकदमा कितना खर्चा हस्बैंड बीवी को देगा। फिर जब एविडेंस ख़त्म हो जाता है, फिर एविडेंस पढ़ के इंक्वायरी करता है कि फाइनली इस फैसले के बाद तू हर महीने कितने पैसे अपनी घरवाली को देता रहेगा, जब तक ये ऑर्डर सेटिसाइड नहीं करवा लेता। तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ट्रायल और इंक्वायरी दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि ये कोर्ट करती हैं, कोर्ट में होता है। आगे है जी इंफॉर्मेशन, FIR और इन्वेस्टिगेशन, ये सभी पुलिस का काम है। दिस इज़ नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग। आप जितना मर्जी डिटेल में लिख दो FIR में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास जब प्राइवेट कंप्लेंट्स डलती हैं, पीछे हम कंप्लेंट पर डिटेल वीडियो करके हटे हैं आज ही, तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। चार्ज जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में लगता है। बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल जब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल केसेस जो होते हैं, रेप मर्डर, इनका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है, वो भी ऑब्वियसली जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है। और क्या होगी, जो कोर्ट में होना है, जो जुडिशियल काम है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कई बार जुडिशियल काम नहीं होते। मान लो सेशन जज ने लेटर लिख दी भी, कल तुम 4 बजे से पहले कैसे उठ गया था, इसका जवाब दे, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया ना, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस हमने डिटेल में देखा है, ट्रायल ऑफ समन केसेस, दोनों, एक का प्रोसीजर अलग है, दूसरे का अलग है, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही हैं। फिर आगे जजमेंट, दोनों साइड्स की आर्गूमेंट सुनना और जजमेंट प्रोनाउंस करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। अपील में जो बहस होती है, फिर फैसले होते हैं, रेफरेंस रिवीजन में जो बहस होती है, फैसले होते हैं, सब जुडिशियल प्रोसीडिंग है। फिर आगे आ जाता है पार्डन,
सरकारें कई बार सज़ा को माफ़ कर देती हैं, बड़ी बड़ी सज़ा माफ़ कर देती हैं। पीछे तो बड़ा 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 दिल दिखाया, कई बार बिल्कुल दिल नहीं दिखाती। तो ये सज़ा माफ़ करने का जो प्रोसीजर होता है, ये पावर है गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये है, प्रेसिडेंट है इंडिया का एग्जेक्टिव हेड और गवर्नर है, गवर्नर स्टेट का एग्जेक्टिव हेड, और एलजी केजरीवाल की स्टेट का एग्जेक्टिव हेड। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं, ये एग्जेक्टिव वर्क है। लेकिन जब ये डिसाइड नहीं करते पार्डन या उसके किसी लीगल क्वेश्चन पर बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, बड़े बड़े साल चलता रहते हैं केस, वो फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाती है। सो आप कितना भी लिखना चाहें कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या क्या होती है, अगर आप बीएनएसएस को अच्छी तरह इन लेमैन्स लैंग्वेज समझते हैं तो आप लिख पाएंगे, और आपको कोई भी किसी भी चेयर पर बैठा हुआ एलएलएम एलएलडी ये वो फलाना क्वेश्चन या चैलेंज नहीं कर पाएगा कि आप गलत कह रहे हो। क्यों? आप बात को समझकर बताते होंगे। आप जब बात को अच्छी तरह समझकर क्रक्स को अंडरस्टैंड करके किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में बयान करेंगे तो वो अपना इम्पैक्ट तो छोड़ेगा ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम, अब डेफिनेशंस शायद कंक्लूड हो गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ हम नेक्स्ट चैप्टर पर लाएंगे। थैंक यू।